कल कहाँ तक हो गया था? अच्छा, महिलाओं पे बात चल रही थी। बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की योगदान को प्रस्तुत करें। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी हो गया था। सिक्कू जी, आप कहाँ रहते हैं? क्या आपको समय का आभास नहीं रहता? 12 बजे से आपकी क्लास होती है। INA हो गया था। IRA, IRA हो गया था ना? ने लिखा नहीं था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, पहले बताओ फटाफट, इंडियन रिपब्लिक आर्मी क्या है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी कहाँ पे स्थापित हुई, किसने स्थापित किया, क्या क्या किया? एक एक करके। सबसे पहले वंशिका तुम बताओ। IRA, हाँ। ये सब यहाँ पे अज्ञानी हैं, तुम ही एक ज्ञानी हो केवल। बताओ जल्दी। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। उखाड़ फेंकना, बहुत अच्छा। कब हुई थी? 1930। देखिए, बहुत बढ़िया। मास्टर सूर्य सेन एक अध्यापक थे, मास्टर सूर्य सेन, उन्होंने इसकी स्थापना किया था INA की। और अगर आप देखोगे तो ये स्थापना करने के बाद 3 स्थान उन्होंने सेलेक्ट किया, चटगांव, बारीसाल और मेमन सिंह। इन 3 स्थानों पर अंग्रेजों ने जहां हथियार रखा था, गोला बारूद, बंदूक, उसको कहते हैं आर्म हाउस, शस्त्रागार, बेस कैंप, क्वार्टर गार्ड। क्वार्टर गार्ड को ही लूट लिया। किसको लूट लिया? सारे हथियार लूट लिए और उसके बाद एक अपनी सेना बनाई जिसको इंडियन रिपब्लिक आर्मी कहते हैं। क्या इसका फुल फॉर्म है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। उसके बाद इनको कुछ लोगों का सहयोग मिला, जो इनके सहयोगी थे आनंद सिंह, अंबिका चतुर्वेदी, ठीक है, जो प्रीतिलता, जो वाडेकर, फकीर अहमद, गणेश घोष, कल्पना दत्त, ये सारे लोग थे। वो आगे के हैं भैया। आगे अभी ये घटना बंगाल में घटित हुई कि लोग इतना अंग्रेजों से नाराज हो गए कि अंग्रेजों के हथियारों के बेस कैंप को ही लूटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि 1930 तक आते आते भारतीय राष्ट्रवाद की जो लहर है वो बढ़ने लगी थी। राष्ट्रवाद क्या होता है? नेशनल मूवमेंट, अपने राष्ट्र के लिए मूवमेंट शुरू हो गया। जब आप मूवमेंट करते हो तो बढ़ते हो। कहते हैं ना, मूव कर रहा हूं मैं। घर से अपने निकलते हो, मूव कर जाते हैं। और कुछ लोग आते हैं कोचिंग के लिए लेकिन दूसरे तरफ मूव कर जाते हैं, है ना? तो इसको क्या कहते हैं? वो तो हो गया अपने तरीके का। आंदोलन में क्या है? जब आप किसी विशेष लक्ष्य को, अपने देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक आंदोलन खड़ा करते हो, लोगों को जोड़ते हो, तो उस जोड़ने के क्रम में एक संगठन बना जिसको IRA कहते हैं, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ठीक, तो सूर्य सेन ने बंगाल में एक माहौल बना दिया। अध्यापक थे पेशे से। अध्यापक व्यक्ति वैसे ही बुद्धिजीवी होता है, तो जब बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है तो दूसरे जो अनपढ़ टाइप के भी लोग होते हैं, जो शिक्षित नहीं होते, उनको भी शिक्षा दे देता। देता नहीं देता? और जब शिक्षा मिलती है तो क्या होता है? लोग आगे बढ़ते हैं और संघर्ष करने के लिए शुरू होते हैं। तो यहां यही हुआ, संघर्ष करने का रास्ता अपनाया गया और अंग्रेजों को भारत से उखाड़ने का प्रयास किया गया। और मास्टर सूर्य सेन ने एक अस्थाई सरकार स्थापित किया। क्या किया? अस्थाई सरकार, जो स्थाई नहीं है। स्थाई क्या होती है? बिल्कुल उसका एक कार्यकाल होगा, एक निश्चित ऑफिस होगा, हर चीज होगा। लेकिन ये जो सरकार बनाई गई बंगाल में, ये अस्थाई सरकार थी, जो
अगर आप ऐसे देखोगे तो पहली अस्थाई सरकार जो बनी थी वो निर्वासित थी, वो बनी थी अफगानिस्तान के काबुल में, जब राजा महेंद्र प्रताप उसके पहले राष्ट्रपति बने थे और बरकतुल्लाह पहले प्रधानमंत्री बने थे। बताया था ही नहीं बताया था इसके ऊपर। अब ये दूसरी सरकार है जो बंगाल में भारत के अंदर बनी। अगर भारत के अंदर देखोगे तो पहली सरकार, और भारत के अगर आप जो ये सोचो कि भारत के बाहर जो सरकार बनी तो वो बनी अफगानिस्तान में पहले। ठीक है, अब भारत की पहली सरकार सूर्यसेन ने बनाई और इसके पहले राष्ट्रपति सूर्यसेन ही बने। ठीक, अब इस लड़ाई में IRA की लड़ाई में दो लड़कियों ने बड़ी भूमिका निभाई, जो प्रीतिलता और कल्पना दत्त। प्रीतिलता को अगर आप देखोगे तो उन्होंने जहर खा लिया, अंग्रेजों ने जैसे उनको पकड़ा, एक जहर की छोटी सी शीशी, आमतौर पे महिलाएं पहले की वीरांगनाएं रखती थी, उन्हीं से प्रेरणा जो है उनको मिली होगी, शीशी रखी पी लिया। हम अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, मुर्दा जाएंगे। ठीक है, और अगर आप देखोगे जो कल्पना दत्त हैं वो गिरफ्तार हो गई और उनको आजीवन कारावास मिला। जब तक जीवन है तब तक कारा में ही रहना है। कारा मतलब जेल, मतलब आजीवन कारा। तब तो ये हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना, इन लोगों को तो अब तो जो इनके जो लोग भी देश की जो लड़ाई में थे शामिल, उनके बच्चों को छूट मिलती है, उनके परिवार के लोगों को छूट मिलती है ना। तो इस तरीके से आगे चला मामला। और इस घटना के बाद जो सूर्यसेन जी ने माहौल बनाया था, इस घटना के बाद चटगांव, मेमन सिंह और जो 12 साल के बाद बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कलकत्ता में अलग अलग हिस्सों में कई आंदोलन छिड़ने लगे, कई आंदोलन के लिए माहौल बनने लगा। इसमें अगर आप देखोगे तो एक आंदोलन और एक माहौल बना 1931, जो दिसंबर 1931 में क्या बना, एक स्कूल था जिसका नाम था कोमिला। ध्यान से सुनो, फिर पूछूंगा तो बताना पड़ेगा। स्कूल था कोमिला। कोमिला स्कूल की दो लड़कियां थीं, एक का नाम था शांति घोष और दूसरे का नाम था सुनीति चौधरी। इन दोनों लड़कियों ने डीएम आए थे स्कूल का ऑब्जर्वेशन करने, उसका निरीक्षण करने। इन दोनों लड़कियों ने डीएम को ही गोली मार दी। क्या ऐसा है डीएम साहब, आप अंग्रेजों के डीएम हो ना, हमें अंग्रेज व्यक्ति पसंद नहीं। गोली चल गई और वहीं जिलाधिकारी मारे गए, ढेर हो गए। ये माहौल बनने लगा। अब अंग्रेजों के अंदर इससे क्या होगा, भय व्याप्त होगा कि नहीं होगा, डरेंगे। मान ली किसी की सबसे ज्यादा जो मूल्यवान चीज क्या है, आपकी जान, और कोई आपकी जान पे खेल जाए तो क्या होगा, अब उस रास्ता बदल दोगे। मजाक नहीं, जान पे अगर कोई खेल जाए, कितने बहादुर हो, अब रास्ता बदल दोगे। तो अंग्रेजों के ऊपर अब जो है जान पर बन आई। क्या हुआ, खतरा खड़ा हो गया। अब भारतीय जिसका वो शोषण करते थे, जानवर के समान मानते थे, वो भारतीय अब उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। इसके बाद एक घटना और घटित हुई जो फरवरी 1932 में हुई। क्या हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक लड़की जिसका नाम है बीना दास। बीना दास अपनी जो डिग्री ले रही थी, होता है ना जिसको कहते हैं जो दीक्षांत समारोह, क्या कहते हैं, दीक्षांत समारोह। और उसी डिग्री लेते समय उसने बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। जो बंगाल का गवर्नर था, हर प्रांत का एक अलग गवर्नर होता था अंग्रेजों का, कि बंगाल का अलग होगा, मद्रास का अलग होगा, मुंबई का अलग होगा, और एक होता था गवर्नर जनरल जिसके अंतर्गत सब आते थे। ठीक, बाद में जिसको वायसराय भी कहा गया 57 की क्रांति के बाद। ठीक, अब बंगाल के गवर्नर को बीना दास ने गोली मार दी। ये बहुत बड़ी घटना। मान लीजिए कि अगर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मार दिया जाए तो वो देश पूरा जो है दहल जाएगा। इसीलिए जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है उसकी सुरक्षा इतनी तगड़ी होती है। हाँ, देखिए मोदी निकलते हैं एकदम पूरा घेर लेते कमांडो चारों तरफ से।
जैमर लगा दिया जाता है, किसी फोन ही नहीं चलेगा। और वो जो अटैची लेके चलते हैं उसके अंदर एक पूरी जो जैकेट होती है वो खुल जाती है। ऐसे नहीं अटैची लेके चलते, अटैची में वो पूरा एक जैकेट होता है, जैसे अगर मान लो फायरिंग हुई तो तुरंत वो खुल जाएगा वो। और उनके पास इतने अत्याधुनिक हथियार होते हैं, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के साथ जो हथियारों का यूज होता है वही यहां पे भी करते हैं। ऐसी गाड़ी है कि उसके ऊपर आप जो किसी भी चीज से प्रहार करोगे नहीं कुछ होगा। ओली गोली तो छोड़ ही दो, जो ग्रेनेड से हमला करो तब भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे यार एटम बम गिराओगे तुम जो है, क्या मानवता को तुम्हारा जो दहराने का मन है? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। कुछ पॉइंट्स लिख लो फिर हम आगे चलेंगे। आजाद हिंद फौज, आप लोग भोले बहुत हैं नहीं, समझ में आते हैं। ठीक है, लिखो। कुछ लिखा नहीं है ना इसमें, तब भी लिख लो 2-4 लाइन। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, कुछ पॉइंट्स बना के। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना वर्ष 1930 में मास्टर सूर्यसेन के द्वारा की गई थी। वर्ष 1930 में मास्टर सूर्यसेन के द्वारा की गई थी। मास्टर सूर्यसेन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था। इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था। इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था। इसके लिए मास्टर सूर्यसेन ने चटगांव, बारीसाल और मेमन सिंह के शस्त्रागारों को, मेमन सिंह के शस्त्रागारों, शस्त्रागारों मतलब वेपन प्लेस। क्या है? वेपन प्लेस। शस्त्रागारों को लूट लिया, शस्त्रागारों को लूट लिया। इसके लिए चटगांव, बारिशाल और मेमन सिंह के शस्त्रागारों को लूट लिया। जहां हथियार रखे जाते हैं, शस्त्रागारों को लूट लिया। अगला पॉइंट बनाओ। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, प्रीतिलता वाडेकर, फकीर अहमद, कल्पना दत्त, गणेश घोष आदि प्रमुख थे। प्रीतिलता वाडेकर, फकीर अहमद, कल्पना दत्त, गणेश घोष आदि थे। क्लियर? अगला पॉइंट, अप्रैल 1930 को, अगला पॉइंट बनाओ, 18 अप्रैल 1930 को मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया गया। कौन सी घटना? हथियार लूटने की। इस घटना को अंजाम दिया गया और अस्थायी सरकार का गठन किया गया।
इस घटना को अंजाम दिया गया और अस्थायी सरकार का गठन किया गया। और अस्थायी सरकार का गठन किया गया। क्या किया गया? जिसके राष्ट्रपति सूर्यसेन बने। तो अगर तुमसे पूछे कि भारत की पहली स्थायी सरकार के राष्ट्रपति कौन थे, तो सूर्यसेन थे, जिसके राष्ट्रपति सूर्यसेन बने। अगला पॉइंट, आईआरए की इस लड़ाई में, आईआरए की इस लड़ाई में दो लड़कियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। दो लड़कियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। दो लड़कियों की भूमिका या महिलाएं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। प्रीतिलता और कल्पना दत्त। प्रीतिलता और कल्पना दत्त। जहां प्रीतिलता ने अंग्रेजों से बचने के लिए जहर खा लिया, जहां प्रीतिलता ने अंग्रेजों से बचने के लिए जहर खा लिया, वहीं कल्पना दत्त अंग्रेजों के द्वारा पकड़ी गई। वहीं कल्पना दत्त अंग्रेजों के द्वारा पकड़ी गई और उन्हें आजीवन कारावास दिया गया। और उन्हें आजीवन कारावास दिया गया। अगला पॉइंट, इस घटना का बंगाल के दूसरे हिस्सों में भी, इस घटना का बंगाल के दूसरे हिस्सों में भी काफी असर रहा। इस घटना का बंगाल के दूसरे हिस्सों में भी काफी असर रहा और वहां क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने के लिए प्रेरणा मिली। वहां क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने के लिए प्रेरणा मिली। नेक्स्ट पॉइंट, इसी क्रम में दिसंबर 1931 में एक स्कूल में घटना घटित हुई। इसी क्रम में दिसंबर 1931 1931 एक स्कूल, वहीं ब्रैकेट में लिख दो कोमिला स्कूल, कोमिला, एक स्कूल में एक घटना घटित हुई जहां की दो छात्राओं मतलब स्टूडेंट्स, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त फरवरी 1932 में, इसके अतिरिक्त फरवरी 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, इसके अतिरिक्त फरवरी 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में
बीना दास के द्वारा उपाधि लेते समय, क्या कहां छूटा, समारोह में बीना दास के द्वारा उपाधि लेते समय, जो उपाधि दी जाती है ना इतनी बड़ी, जो गोल सी होती है, लीजिए, उसके बाद एक वो टोपी पहने रहते हैं ब्लैक कलर की, उपाधि लेते समय उसने नीचे रखा था, उपाधि लेते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। बताइए लड़कियों लोग कितना सीधा समझते, देखिए, उपाधि लेते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। ठीक है, परिस्थितियां ही बन गई थी ऐसे कुछ। हो गया, इतना लिख लिया। अब चलिए एक नया टॉपिक जिसको समझते हैं पहले। आजाद हिंद फौज, आपने नाम बहुत सुना होगा, आजाद हिंद, हिंद को आजाद कराने वाली फौज। हिंद मतलब हिंदुस्तान, आजाद मतलब फ्रीडम, और फौज मतलब सेना। हिंद को आजाद कराने वाली फौज, ये कौन सी फौज है जहां सुभाष चंद्र बोस ये कहेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? आजाद हिंद फौज। हुआ क्या देश में, अगर आप जानते हो, अगर इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे पहले। सुभाष चंद्र बोस जब से कांग्रेस में गए थे, युवाओं के अंदर एक नया उत्साह था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो बंगाल के नेता थे, आईसीएस अधिकारी थे। आईएएस अधिकारी जो आज का होता है, उस अपने जमाने में आईएएस अधिकारी थे, रैंक होल्डर थे, लेकिन देश की आजादी के लिए नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे थे। उनके राजनीतिक गुरु जो थे वो सीआर दास थे। कौन थे? सीआर दास। सीआर दास से उनको प्रेरणा मिली और बाद में वो कलकत्ता के मेयर भी बने। क्या होता है मेयर? जो महापौर कहलाता है, जो पूरा वहां पर जो भी नगर निगम होती है उसकी देखरेख करता है। फिर धीरे 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 महात्मा गांधी का एक असर था उनके ऊपर, राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे, कांग्रेस में आगे बढ़े और लगातार कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। पहले बार जब अध्यक्ष रहे तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं हुआ हरिपुरा में। फिर जब अगले बार अध्यक्ष बने, जब वो त्रिपुरी में, तो आप देखोगे कि अध्यक्ष बनते ही महात्मा गांधी का और उनका आपस में एक संबंध खराब होने लगा। क्यों खराब होने लगा? क्योंकि गांधी जी अलग मिजाज के व्यक्ति थे और सुभाष बाबू अलग मिजाज के व्यक्ति थे। दोनों के मिजाज अलग थे ना। क्या होता है मिजाज? है तुम यहां पे, हाँ हाँ, आपका स्वभाव, आपका नेचर। गांधी जी का मानना यह था कि हमें आराम से चलना चाहिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे चलो, रुक के चलो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, साध्य साधन की पवित्रता को लेकर चलो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद कराना चाहते थे और उसके लिए युवाओं का बड़ा साथ चाहते थे। इनका मिजाज थोड़ा गर्म था, ये अंग्रेजों को बहुत झेलना पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया। और 1939 विश्व में एक बड़ी घटना शुरू हुई जो 1945 तक चली, जिसको वर्ल्ड वार 2 कहते हैं। दूसरा महायुद्ध, जिसको टोटल वॉर कहते हैं, महायुद्ध कहते हैं, महासमर खड़ा हो गया। विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? पूरा विश्व जब मिलकर लड़ता है तो उसको विश्व युद्ध कहते हैं। ऐसे नहीं विश्व युद्ध बोल देते हैं। विश्व युद्ध का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व के देश शामिल हो गए। वो लड़ाई केवल जो यूरोप में नहीं लड़ी गई, वो लड़ाई भारत के या अलग अलग विश्व के जो हिस्से हैं हर कोनों पे लड़ी गई, इसलिए विश्व युद्ध। और किसी एक देश के व्यक्ति नहीं मरे, अलग अलग देशों के व्यक्ति मरे। ठीक है,
अब इस समय अंग्रेज जो हैं वो दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ। ठीक, एक तरफ अंग्रेज थे, ब्रिटेन था, और एक तरफ जर्मनी था। बाद में अमेरिका जो ब्रिटेन के पक्ष में आया, वो सब बाद में देखेंगे, जब विश्व युद्ध पढ़ाऊंगा, जब हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो खोलेंगे, अभी खोलने का समय नहीं है। अभी केवल इतनी बात जानो कि ब्रिटेन जो है संघर्ष कर रहा था दूसरे विश्व युद्ध में, और उस समय उसकी हालत बड़ी नाजुक कर दी थी हिटलर ने। हिटलर था जर्मनी का। वो कहता था कि दुनिया में नाजियों, हम जो लोग हैं हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमारा नस्ल सबसे अच्छा है, हम दुनिया में शासन करने के लिए बने हैं और पूरी दुनिया हमारे उसमें रहेगी, अधीनता में। और ब्रिटेन के लंदन पर बमबारी करा दिया था हिटलर ने। इतना जो खतरनाक रूप था उसका। उस समय सुभाष चंद्र बोस को यह लगा कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक अवसर दिखाई दे रहा है, और हम जर्मनी की सहायता से, जापान की सहायता से भारत को आजाद करा दें। क्लियर? इसके लिए सुभाष चंद्र बोस, अभी तो आपने 1938 में देखा, 1938 में क्या हुआ, एक घटना घटित हुई जब सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष जब वो चुने गए, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये सुभाष चंद्र बोस की जीत है और मेरी हार है, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़े थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। महात्मा गांधी ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया। इस पब्लिक स्टेटमेंट के बाद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से कैरियर ही समाप्त हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहते हुए उनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। जाओ गांधी जी के खिलाफ जाओगे, तुम्हें इतनी हिम्मत? गांधी जी जिद्दी बहुत थे ना। जिसका कैरियर नहीं चाहे उसका कैरियर नहीं बना, और जिसका कैरियर चाहते थे उसका कैरियर जो बन गया। भाई जो जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज्यादा प्रभावित है, कहे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक को चुनने की बात आई, तो उन्होंने जो समझाया वल्लभ भाई पटेल को बुला के, कहा नेहरू के अंदर तीक्ष्णता है, तेज बहुत है, उसको बनाओ। आप वृद्ध हैं, थोड़ा रुको, युवा को लेकर आओ। उनकी पसंद थी तो बन गए। ऐसा नहीं कि नेहरू खराब थे, लेकिन कहने का मतलब महात्मा गांधी की भी पसंद थे। महात्मा गांधी ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया अपना दाहिना, वो आगे बढ़ गया, और जिसके ऊपर जो बायां रख दिया वो भस्म हो गया। वो इतिहास के बड़े नायक थे, लेकिन उनको किसी ने याद ही नहीं किया। ऐसे ही एक नायक है सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम पर अभी संसद भवन में कर्तव्य पथ बना है उनको याद करने के लिए। ठीक है, अब चल रहे हैं वही नंबर 1 पे, राजनीति में भी उन्हीं के नाम पर राजनीति चल रही है। सुभाष बाबू की फाइल कौन खुलवाएगा? ठीक, अब देखो ये मामला बना। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से निकाल दिए गए। 1939 में उन्होंने एक संस्था बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, और उसके बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब जब विश्व युद्ध शुरू हो गया, तब सुभाष चंद्र बोस को लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जाकर अंग्रेजों के शत्रुओं से मिलकर अपने देश को आजाद कराया जाए। और इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस पहुंचे जर्मनी, हिटलर के पास। सुभाष चंद्र बोस के बारे में यह भी कहते हैं कि उनकी सोच बहुत आगे की थी, बहुत आगे की सोच रखते थे। और जब जर्मनी पहुंचे तो हिटलर से जब मिले तो हिटलर ने उनको नेताजी कहा, आइए नेताजी, इसीलिए उनका नाम पड़ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लीडर हैं आप। सामान्य व्यक्ति नहीं थे ना सुभाष चंद्र बोस, भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे भारत को। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कैरियर समाप्त करने में कोई भी बात छोड़ी नहीं थी। लेकिन फिर भी इसका कैरियर जो बनना होता है, आज नहीं कल, इतिहास कब तक छिपा सकता है महापुरुषों को?
कब तक कि कोई किसी के ऊपर जो है पर्दा डाल सकता है? एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आती ही है। तो यहां यही हुआ। अब 1940 में भारत में अगर आप देखोगे तो एक माहौल बना, और भारत में जो सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को जो गिरफ्तार किया जाने लगा कि जो भारत की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के लिहाज से खतरे थे। मतलब भारत में जब 1939 में विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, तो भारत के अंदर 1940 में जो ऐसे नेता जो भारत के लिए खतरा हो सकते थे अंग्रेजों के लिहाज से, उनको जेल में डालने का अभियान चलाया गया। क्या बात समझ में? पहले बताओ। जेल में डालने का अभियान चलाया गया, और थोड़े ही समय में भारत के जितने बड़े नेता थे सबको जेल भरो शुरू, जेल में भरना शुरू हो गया। लेकिन सुभाष तो सुभाष थे, भेष बदलने में बहुत आगे, अपना जो रूप बदलने में, हुलिया बदलने में बहुत आगे थे। अपना उन्होंने रूप ही बदल लिया, एक सरदार का रूप बना लिया, और वो पहुंच गए पेशावर। क्या मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़ूंगा, अभी मुझे निकलना है दूर, जाग मुसाफिर अभी तुझे दूर जाना है। जो सामान्य नेता थे, जो धोती कुर्ता वाले, सब पकड़ लिए गए और सब भाग नहीं पाए। अब सुभाष चंद्र स्मार्ट व्यक्ति थे, अपना निकल लिए वहां से, और जब निकल लिए तो पहुंचे पेशावर, पेशावर से पहुंचे रूस के मास्को। कहां पहुंचे? मास्को में पहुंचे, और उसके बाद वहीं से मास्को होते हुए मार्च 1941 में वो पहुंचे बर्लिन। बर्लिन थी जर्मनी की राजधानी। कहां पहुंचे? बर्लिन। अब यहीं पे उनकी मुलाकात होगी हिटलर से। बर्लिन पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले, जो उस समय वहां के सबसे बड़े नेता, और इन्हीं के नेतृत्व में जर्मनी एक विश्व की महाशक्ति बनने की यात्रा शुरू कर चुका था। जर्मनी को हिटलर ने यह महसूस करा दिया था कि 1000 साल पहले और 1000 साल बाद कोई जर्मनी को इतना आगे नहीं बढ़ाएगा जितना मैं बढ़ाऊंगा। वहां की जनता इस तरह से पागल थी हिटलर के नाम पर कि जनता कहती थी हिटलर नहीं, ये भगवान है। हमारे भाग्य जगे हैं कि जर्मनी में हिटलर आया। वो संवेदनाओं से खेलना जानता था। उसने कहा कि मैं जो कुछ भी निर्णय लूंगा वो निर्णय तुम्हारे भले के लिए होगा, गलत तो हो ही नहीं सकता। अब हिटलर से ये जब मिलने गए तो हिटलर ने इनको यहां पर नेताजी की उपाधि दिया, और आगे चल के इनसे इनकी एक और वार्ता हुई कि मैं एक फौज बनाना चाहता हूं जो भारत को आजाद कराएगी। मैं आपका सहयोग चाहता हूं हिटलर, आप बड़े नेता हैं विश्व में, और मैं आपका सहयोग चाहता हूं। और यहां हिटलर ने इनको सहयोग देने की बात किया और कहा जो भी भारतीय युद्ध बंदी हैं, जब भी युद्ध होता है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जो गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो भारत के जो लोग थे जिनको युद्ध में अपराधी मानकर जो गिरफ्तार किया गया था, उनको लेकर आप अपनी फौज बनाओ, ये कहा हिटलर ने। आप जाओ जापान, और वहां पर जो भी भारतीय युद्ध बंदी हैं जिसको जापानियों ने युद्ध बंदी के रूप में रखा है, आप उनको लेकर एक अपनी सेना बनाओ और देश की आजादी की लड़ाई शुरू करो। कुछ गया अंदर कि ऊपर चला गया? अरे भाई, जापान सहयोगी था जर्मनी का, ठीक, और हिटलर की बात तो मानना ही पड़ेगा। अब समझ में आया? चलो आगे पढ़ो। एक धुरी बनी थी दूसरे विश्व युद्ध में, जानते हो कौन सी? धुरी मतलब शक्तियों का केंद्र। बर्लिन, रोम और टोक्यो। रोम मतलब इटली, इटली में था मुसोलिनी। कौन था? मुसोलिनी।
और यहां थे हिटलर महोदय, एक धुरी बनी थी विश्व में 3 शक्तियों की जो अलग लड़ रही थी, उनके खिलाफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, एक अलग धुरी थी। तो 2 शक्तियों के बीच महायुद्ध लड़ा जा रहा था। इसीलिए हिटलर ने जब यह कहा कि सुभाष जी आप जाइए, वहां आपको लोग मिलेंगे तो जापान सहयोग करेगा। क्लियर? आगे चलो। इसके पश्चात जो नेताजी रोम पहुंचे, चूंकि इटली जाना जरूरी था। भाई अगर आप गए हैं वो जर्मनी में तो हिटलर से मिल लिए, तो जाके थोड़ा सा मुसोलिनी से भी मिल लीजिए, क्या दिक्कत है। अलग से मैं बताऊंगा, मुसोलिनी का था फांसीवाद और हिटलर का था नाजीवाद। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, जय बीरू की दोस्ती थी। हिटलर और मुसोलिनी की दोस्ती बहुत भयंकर थी। हाँ हाँ, अभी आएंगे इस पे, ज्यादा मत पढ़ो। एक अपनी विचारधारा, सबसे ऊपर नेता होगा और जो नेता होगा वो है मुसोलिनी, एक तरफ है हिटलर, उसकी बात मानी जाएगी। उसमें यह कहा गया कि जो भी निर्णय लेने का अधिकार होगा, सभी व्यक्तियों के अंदर एक बराबर क्षमता नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर विशेष क्षमता होती है। ऐसे ही विशेष व्यक्ति को फ्यूरर कहा जाता है। वो फ्यूरर था हिटलर। मुसोलिनी वो सबका निर्णय लेगा, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत सामान्य बुद्धि का और कुछ लोग बहुत प्रखर बुद्धि के होते हैं। आमतौर पे दुनिया में सामान्य बुद्धि के लोग ज्यादा हैं, तो ये बात आपको जो समझ में भी आ जाती, हाँ हमारी बुद्धि कमजोर है, इनकी बुद्धि ज्यादा है। और यही कह के हिटलर ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले लिया और ऐसा लोगों को आंसू रुलाया, ऐसा रुलाया, ऐसा रुलाया कि फिर दुनिया देखती रह गई। कोहराम मचा दी हिटलर ने। कहता था कि अस्वस्थ बच्चे मुझे पसंद नहीं हैं, बीमार लोगों को एकदम शादी नहीं करना है, अगर बीमार व्यक्ति शादी करेगा तो मैं मार डालूंगा पहले ही। हाँ, और उसके बाद और बहुत सारी बातें हैं। फिर उसने यहूदियों को जो गैस चैम्बर मारा था वो सब बात बताऊंगा आगे, अभी इतना ही, नहीं तो आजाद हिंद फौज यहीं छूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो नेताजी पहुंचे इसके बाद रोम पहुंचे, और रोम के बाद पेरिस में भी ये जो नेताजी एक बार जाते हैं। अगर आप देखोगे तो जापान के द्वारा 1942 में सिंगापुर के अंदर अधिकार किया गया था। ठीक है, जो जापान देश था उसने सिंगापुर पर अधिकार कर रखा था, और वहां बहुत बड़ी संख्या में भारतीय युद्ध बंदी थे, जो भारतीय मूल के लोग थे, और उनको युद्ध बंदी के रूप में बनाकर रखा गया था। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचते हैं सिंगापुर, और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष बनाया जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अगर याद आए तुम्हें, रास बिहारी बोस ने बनाया था, अगर याद आ रहा हो तो, क्योंकि इतिहास में हर घटना एक दूसरे से लिंक जरूर करती है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष बनाया गया इन्हें, और यह कहा गया कि आजाद हिंद फौज अब इन्हीं सिपाहियों को लेकर बनाओ, क्योंकि हिटलर हमारे आका ने हमें कह दिया है कि तुमको ये दे दिए जाएं। समझ में है? वो क्यों भारतीय युद्ध बंदी, कोई क्यों युद्ध बंदियों को छोड़ रहा है? क्योंकि सहयोग नेताजी वहां से लेकर आए थे, उनको सहयोग मिल चुका था हिटलर का, उनको सहयोग मिल चुका था वहां की शक्तियों का, तो यहां युद्ध बंदी उन्हें दे दिए गए। क्या होते हैं युद्ध बंदी? जो युद्ध लड़ते हैं और उस समय लड़ते लड़ते अगर हार रहे हो तो उनको बंदी बना लिया जाता है। जैसे भारत ने जब बांग्लादेश को आजाद कराया था 1971 में, तो लगभग 80,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिकों को युद्ध बंदी के रूप में हमने गिरफ्तार कर लिया था, जनरल नियाजी के अंतर्गत में। वो सेना वहीं बैठ गई थी घुटनों के बल। उसके बाद उस समय हमारे जो जनरल थे उनका नाम था मानेक शाह। कौन थे? मानेक शाह।
और जनरल अरोड़ा, 2 लोग थे। तो जनरल मालिक शाह के अंतर्गत पूरा प्रोग्राम चल रहा था और जनरल अरोड़ा। उसके बाद हमने उन युद्ध बंदियों को छोड़ दिया था। तो युद्ध बंदी वो लोग होते हैं जब आपका देश हार जाता है तो पूरी सेना बंदी बना ली जाती है, ठीक। तो यहां भारतीय युद्ध बंदी जापान के पास थे। उन्हीं युद्ध बंदियों को लेकर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। और आजाद हिंद फौज के निर्माण के बाद यह कहा कि ब्रिटेन के खिलाफ अब हम आक्रमण करेंगे। और वो आक्रमण जापान के द्वारा जब हो रहा था, चूंकि उस समय भारत मतलब ब्रिटेन था। भारत मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब भारत, उसी का शासन था। तो भारत में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को लगा दिया जापान की सेनाओं के साथ और कहा जीतते हुए जापान जो है अंदर घुसेगा तो आजाद हिंद फौज वहां पर अपना अधिकार कर लेगी और भारत की सत्ता स्थापित करेगी। क्लियर ये बात। और अगर आप देखोगे तो ये सारे प्रयास हो रहे थे। रास बिहारी बोस वहीं पे ही थे। आपको मैंने बताया था कि वो जो बीच में ही वो भाग गए थे विदेश। जब मामला भारत में, जब ब्रिटिश सरकार बहुत सख्त हो गई क्रांतिकारियों के खिलाफ, तो रास बिहारी बोस विदेश भाग गए, ठीक है। जो बम फोड़े थे, जो दिल्ली वाला, जब आप देखोगे कि जब राजधानी परिवर्तन हुई थी 1911 में, तो 1911 की राजधानी परिवर्तन में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर जो बम कांड हुआ तो उसमें रास बिहारी बोस का ही बड़ा स्थान था। और फिर उसके बाद जब ये हुआ कि अंग्रेज मार डालेंगे तो भाग खड़े हुए, तो विदेश चले गए। और विदेश में जाकर भी वो लोगों को एकत्रित करते रहे, उनको संघर्ष के लिए प्रेरणा देते रहे। अरे बात समझ में? ठीक है। अब इन्हीं के प्रयासों से 1942 में टोक्यो के अंदर, जो जापान की राजधानी थी, टोक्यो के अंदर भारतीय लोगों का एक सम्मेलन बुलाया गया। मैंने आपको बताया था कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां भारतीय नहीं, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां भारतीय न हो। अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, सऊदी चले जाओ, सब जगह भारतीय भरे। इसीलिए भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी धन भी आता है, ठीक है ना, इसीलिए आता है क्योंकि भारतीय लोग हैं। आप जो सिंगापुर चले जाओगे तो वहां पे आधे लोग जो भारतीय हैं, आप वियतनाम, मतलब हर जगह भारतीय है। अब ये भारतीयों का एक सम्मेलन जो है रास बिहारी बोस ने जापान के टोक्यो में बुलाया और इस सम्मेलन में कुछ निर्णय लिए गए। लोग आके मिले, यहां पर कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई। और इसी संस्थान को या इसी ऑर्गेनाइजेशन को आजाद हिंद फौज कहा गया। क्या नाम था? INA, इंडियन नेशनल आर्मी। और इसी को ही आजाद, मतलब भारत को आजाद कराने वाली फौज कहा गया। और इसने ब्रिटेन के खिलाफ आक्रमण करने की घोषणा किया कि अब भारत की फौज भी तैयार है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। विदेश, आप लोग पूछते थे ना कि क्यों विदेश में सर ये सब हो रहा है, विदेश में ये देखो माहौल बना, ये भारत में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब घटना विदेश में चल रही है। आज वर्तमान में भी जो इलेक्शन होते हैं उसमें भारत को अगर आप देखोगे तो भारतीय लोग, भारत की राजनीति में हमेशा उनको लगता है भारत में किसकी सरकार आ रही, भाई वो अनुभव करते रहते, उनको लगता है भारत मजबूत बने, विश्व में शक्तिशाली बने, हमारा माहौल बने कुछ, और उससे उनको भी फायदा अपने देश में होता है कि कोई बोल नहीं सकता। अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रूस के संघर्ष में भारतीय झंडा लपेट कर लोग, जो भारतीय छात्र थे वो भाग कर आए, उनके ऊपर कोई गोलाबारी नहीं हुई। पाकिस्तान का झंडा लपेट के जो आ रहे थे उनको पहले मार रहे थे। झंडे की कीमत है ना साहब, जैक की कीमत है अपने, और झंडे को इसीलिए आप देखिए हर जगह झंडा लगा दिया हमने। दिल्ली में हर जगह झंडा है,
कहीं जाइए देखिए झंडा ही झंडा, वंदे मातरम, हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, उतरा ही नहीं झंडा। ये है झंडे का महत्व, है नहीं? तो सिंगापुर से ही सुभाष चंद्र बोस जो अपनी जो सेना बनी उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब ये सेना दिल्ली चल के ही रुकेगी। तो एक नारा दिया, दिल्ली चलो। तो आजाद हिंद फौज ने कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो। जैसे तुम लोग दिल्ली में आके बैठे हो, उन्होंने भी यही कहा, दिल्ली चलो। इसका एक मतलब है, जो प्रतीकात्मक मतलब है, कि दिल्ली भारत की राजधानी थी, और अगर किसी की राजधानी पर, भारत की राजधानी पर भारतीयों का अधिकार हो जाए तो इसका मतलब हम विजेता हैं। इसीलिए जब भी कोई आक्रमण होता है सबसे पहले राजधानी टारगेट होती है। ध्यान समझना, आप इस दिल्ली में बैठे, यहाँ के हर चप्पे चप्पे पर मिसाइलें लगी हुई हैं, एंटीसेप्टर्स लगे हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी राजधानी है, कैपिटल है, राष्ट्रपति भवन है, यहां पे प्रधानमंत्री बैठते हैं। सबसे पहले कोई शत्रु देश होगा तो आपके कैपिटल पे ही आक्रमण करेगा, और इसलिए यहां पर मिसाइलें, जैसे अब ऐसी मिसाइलें हमारे पास हैं, अगर किसी ने मिसाइल से हमला किया तो उसको आकाश में समाप्त कर देगी, पता ही नहीं चलेगा आपको। एंटीसेप्टर, ऐसे टारपीडो हैं हमारे पास कि उनके जो फ्रीक्वेंसी को मार देगी। तो हम इस तरीके से अपनी सुरक्षा करते। तो भारत की पूरी सुरक्षा जो है वो आसान, मतलब ये अभेद किला है। और 2001 के संसद हमले के बाद से तो हमने और सुरक्षा बढ़ा रखी है कि हमारे पास जैसे ही अगर कोई अटैक करेगा तो वही पहले, हमारे पास आईसीबीएम भी है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब वो 3000 किलोमीटर, मतलब यहां से अगर हम मारेंगे तो वो 3000 किलोमीटर, और उसकी हम क्षमता 5000 किलोमीटर तक कर रहे हैं। सब वो तो है ही है, अगर हम हमला करेंगे तो हमला भी शुरू हो जाएगा साथ में। तो अब यहां पर जो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दे दिया है। एक बहुत बड़ी बात वहां बोली थी। देखो, सारे वक्ताओं का ही खेल है। अगर तुम्हें स्पीच अच्छे से समझ में आ जाएगी तो तुम कुछ भी कर जाओगे, आईएएस भी बन जाओगे। और तुम्हें स्पीच ही समझ में नहीं आई तो तुम कुछ न करोगे, चाहे जो पढ़ लो। अब स्पीच एक देते हैं, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है बंधुओं। वहां पे जो सैनिक थे, जहां पर उनको कहा गया कि भाई सुभाष बाबू आप बोलिए, तो उन्होंने बोला कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। हमारी मां जो है, धरती मां, भारत माता, वो चाहती है स्वतंत्रता, वो कराह रही है, वो रो रही है। हे भारत के वीरों जागो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत के वीरों, तुम मुझे खून देने की केवल बात करो, मैं तुम्हें आजादी ला कर दूंगा। यही स्वतंत्रता की देवी की मांग है। यही आजादी की जो मां है, जो स्वतंत्रता की देवी है, वो मांग रही है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगी। भारत माता का आपने देखा होगा कि तिरंगे में भारत माता ऐसी थी। पहले अंग्रेजों के समय में उनको जो सीकड़ों से बांधा गया था, फिर भारत माता के सीकड़ों को हम खोलने का प्रयास करें, वही प्रयास सुभाष चंद्र भी कर रहे हैं। ठीक। अब आजाद हिंद के जो सैनिक थे, अधिकारी, सब में उत्साह भर गया, लवरेज उत्साह से कई ब्रिगेड बनाई गई, जो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, सारे सेना के अलग अलग कोर बना दिए गए, टुकड़ियां बना दी गई। रानी लक्ष्मीबाई में केवल लड़कियां लीड कर रही हैं, वो भी लड़ रही हैं, ये सारी चीज। और अगर आप देखेंगे तो ये संघर्ष करते करते आप जानते हैं कि इस दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार हुई, और जब इनकी हार हुई तो आजाद हिंद फौज, चूंकि जापान के तरफ से ही लड़ रहा था भारत की आजादी के लिए, तो आजाद हिंद फौज के हमारे जो अधिकारी और जो लोग थे, सिपाही, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनको गिरफ्तार करके लाल किला में, यही लाल किला, यही मुकदमा चल रहा था।
लेकिन पहली बार भारत की जनता ने अपनी शक्ति का एहसास कराया अंग्रेजों को। जनता ने लाल किला घेर लिया। क्या किया? और ऐसा लग रहा था कि लाल किला आज जनता आज ही उखाड़ देगी अगर इसमें से एक को भी फांसी हो गई। जज घबरा गया कि अब कुछ हो नहीं सकता। जज घबरा गया, पूरे लोगों ने गिले, केवल जनता ही जनता। पता चल गया कि आजाद हिंद फौज जो हमारी सेना जो देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़े, क्या तुम उसे मारोगे? मार दिया तुमने भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को, अब नहीं कोई मारा जाएगा, अब हम किसी को मारने देंगे भी नहीं। इसे लोग कहते हैं जनता की शक्ति। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती 1975 में, तो जयप्रकाश नारायण एक बात बोलते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अराजकता इतनी फैलाएंगे तो क्या जनता नहीं आएगी? कब तक आप रोएंगे कि हमारा तो बड़ा नुकसान कर रही है सरकार? बहुत समय तक कोई नहीं रोता है। जुल्म की भी एक हद होती है, हद की भी एक बेहद होती है, और बेहद से भी ऊपर कोई चीज जब हो जाती है तब जनता कराह उठती है। तो 1945 में आप देखेंगे कि दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच एक मुकदमा चलाया गया जिसे लाल किला मुकदमा कहते हैं। और यह मुकदमा आजाद हिंद फौज या INA, इंडियन नेशनल आर्मी के जो सिपाही और अधिकारियों के ऊपर चलाया जा रहा था, जिसमें मुख्य जो अपराधी थे वो उसमें थे कर्नल सहगल, एक थे कर्नल ढिल्लो, एक थे मेजर शहनवाज खान। इन लोगों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, और राजद्रोह जिसके ऊपर लगता है उसके ऊपर बहुत बड़े चार्ज बन जाते हैं। और जब राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया तो इस समय जितने लोग थे, जितने वकील थे भारत के, बड़े से बड़े वकील जो भारतीय मूल के थे और भारत के लोग थे, वो सारे के सारे जो है खड़े हो गए कि कुछ होने नहीं दिया जाएगा, अब जो हो जाए। सारे वकील आप देखेंगे कि यहां पे जो जवाहरलाल नेहरू भी वकील ही थे, हमारे जो गांधी बापू भी वकील थे, बैरिस्टर थे। इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस को जो वकीलों की पार्टी भी बोला जाता था। ठीक है, तो आप देखेंगे इस समय जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, अरोड़ा आसफ अली, भोला भाई देसाई, जो भूला भाई देसाई, इसके अलावा KN काटजू, इनके तो जो परिवार के ही अभी एक आपको जो न्यायाधीश दिखाई देते थे, अभी रिटायर हो गए हैं, जिनका नाम था मार्कंडे काटजू, सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। तो KN काटजू, कैलाश नाथ काटजू उनका पूरा नाम है। तो इन लोगों के नेतृत्व में एक पूरी जो वकीलों का समूह बनाया गया कि जो अपने लाल किले का जो मुकदमा चल रहा है उसकी पैरवी भारतीयों की तरफ से ये करेंगे। लेकिन इसके बाद भी जज है, उसने फांसी दे दिया इन तीनों को। अब देखिए माहौल बना। जैसे ही जनता को सूचना मिली कि हमारे हीरो लोगों को फांसी दे दिया गया, कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो, मेजर शहनवाज, पूरे देश में गहरा आक्रोश फैल रहा था। वैसे ही फैल रहा था, गहरा आक्रोश फैल गया और अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई लाल किला के पास। नारेबाजी में क्या नारा दिया गया ये भी सुन लो। तुम भी कभी लाल किला के पास जाओ तो नारा लगा ही देना, लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। जनता जब नारा लगाती है तो आवाज जाती है ना, लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। अब ये इतना माहौल गर्म हो गया, इतना शक्ति प्रदर्शन हो गया जनता का कि वायसराय लॉर्ड वेवेल था, वो एकदम वेवेल जो है विवश हो गया और उसे अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए फांसी की सजा माफ करनी पड़ी। जैसे राष्ट्रपति होता है ना, वायसराय के पास एक वीटो था कि वो किसी भी मामले में कोई सजा कोई न्यायाधीश दे दे उसको माफ कर सकता है। ऐसी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास भी है।
क्षमादान की शक्ति। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए लगा बेबेल को मार डालेंगे जाने से पहले ही। अभी हम लोग जो भारत भी नहीं छोड़े, लगता है कि अभी आज ही मर जाएंगे। इससे पहला, इससे अच्छा तो ये है कि इन लोगों को क्षमा किया जाए, क्षमादान करना पड़ा। तो भाई आज के लिए यही, क्योंकि ऊर्जा और उत्साह दोनों का क्षय हो चुका है। तो एक प्रश्न तुम लोग लिखो, उसके बाद 10 मिनट बाद ही तुम लोग निकलना। एक प्रश्न लिखो, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में आजाद हिंद फौज के योगदान का आकलन करें। भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में आजाद हिंद फौज या आईएनए, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में आजाद हिंद फौज क्या बोला था, का आकलन करें। दूसरा प्रश्न, इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने बंगाल की राष्ट्रीयता की लहर को और तीव्र कर दिया था। टिप्पणी करें। इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने बंगाल की राष्ट्रीयता की लहर को और तीव्र कर दिया था। क्या कर दिया था? फटाफट लिखो। तुरंत। छुट्टी तो यार समय पे होगी ना।